हाल ही में दिल्ली के महरौली से एक मर्डर केस निकलकर सामने आया है, जो एक इंडिकेशन देता है कि आखिर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये ग्रूसम या ब्रूटल मर्डर हमारे सामने कई सवाल भी खड़े करता है, जिन पर हमें धैर्य से सोचने की जरूरत है। ये मर्डर या फिर हेनोस क्राइम दिल्ली के महरौली के एक फ्लैट में हुआ, जिसमें एक लड़के ने अपनी 26 साल की लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव के एक आरी के साथ 35 टुकड़े करे और इन टुकड़ों को एक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और तब तक रखा जब तक इन टुकड़ों को एक एक करके पास के जंगलों में डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया। अब सुनने में एक हेनोस क्राइम है और आपने ऐसे क्राइम्स पहले भी सुने होंगे, मगर इसमें हैरानी की बात यह है कि ये क्राइम आज से 6 महीने पहले 18 मई को हुआ था, मगर इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। पुलिस ने एक्यूज को हिरासत में ले लिया है और अगर सोर्सेज की माने तो इस कातिल को, इस खूनी को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। अब इस पूरे इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 2019 में, जब एक 26 साल की लड़की जिसका नाम था श्रद्धा वालकर, जो मुंबई के मलाड में रहने वाली थी, वो एक कॉल सेंटर में काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब पूनावाला दिल्ली का रहने वाला था, एक फूड ब्लॉगर था और एक 5 स्टार होटल में शेफ की ट्रेनिंग ले चुका था। अब ये दोनों एक डेटिंग साइट जिसका नाम था बम्बल, उस पर मिलते हैं और धीरे धीरे ये कैजुअल रिलेशनशिप अट्रैक्शन में बदलता है, उसके बाद अफेयर बन जाता है। जब इन दोनों के घर वालों को इसके बारे में पता लगता है तो वो इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं और खास तौर से श्रद्धा के पिता तो नहीं चाहते कि वो आफ्ताब के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप रखे। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद ये दोनों दिल्ली के महरौली के फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं, मगर समय के साथ साथ दोनों में झगड़े होते रहते हैं। झगड़े इस बात पर होते हैं कि श्रद्धा कहती है कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप को शादी में बदलना चाहती है, मगर आफ्ताब कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। इसके अलावा डेटिंग एप्स पर आफ्ताब दूसरी लड़कियों से भी बातें करता रहता है। मर्डर से कुछ दिन पहले श्रद्धा मुंबई वापस अपने घर आ जाती है, मगर आफ्ताब दोबारा से उसे बहलाता है, फुसलाता है और श्रद्धा वापस दिल्ली चली जाती है। अगर उस समय श्रद्धा आफ्ताब की बात ना मानकर वापस नहीं गई होती तो शायद आज वो जिंदा होती और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से उसे छुटकारा मिल गया होता। 10 मई से ये दोनों फिर से एक साथ रहना शुरू करते हैं, मगर 18 मई को दोनों में फिर से एक झगड़ा होता है और इस बार ये इस हद तक बढ़ जाता है कि आफ्ताब श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद एक आरी से उसके शव के 35 टुकड़े करता है और इन टुकड़ों को रखने के लिए एक नया 300 लीटर का फ्रिज खरीद के लाता है, जिसमें वो एक टुकड़े रखता है। अब आस पड़ोस में इसका किसी को कुछ पता ना चले और कोई बदबू ना फैले, इसलिए वो हर रोज अपने घर में अगरबत्ती जला के रखता है। हर रोज 18 दिनों तक रोज रात को 2 बजे वो एक प्लास्टिक के कवर में इन टुकड़ों को बाहर लेकर निकलता है, ताकि पास के छतरपुर के जंगलों में इन्हें फेंक सके और वहां पर मौजूद जंगली जानवर इन्हें खा लें, ताकि किसी भी तरह का कोई एविडेंस न बच पाए। पुलिस इंटेरोगेशन में आफ्ताब ने ये एक्सेप्ट किया है कि उसी ने श्रद्धा वालकर का कत्ल किया। इसके अलावा और भी कई खुलासे हुए हैं, जैसे आफ्ताब ने ये कहा है कि उसे साइकोलॉजिकल और क्राइम सीरीज देखने का बहुत शौक था और उसने इस मर्डर का इंस्पिरेशन भी एक साइकोलॉजिकल और क्राइम सीरीज से लिया, जिसका नाम था डेक्स्टर। इसीलिए इस मर्डर को डेक्स्टर मर्डर भी कहा जा रहा है। दरअसल डेक्स्टर अमेरिका की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइकोलॉजिकल और क्राइम सीरीज थी, जो 2006 से 2013 के बीच में आई थी। इसके 8 सीजन थे। इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर था, जो प्रोटैगनिस्ट था, डेक्स्टर मॉर्गन, वो सुबह के समय पुलिस की फॉरेंसिक टीम में टेक्नीशियन का काम करता है, मगर हर रोज रात को एक सीरियल किलर बन जाता है और उन हार्डकोर क्रिमिनल्स को मारता है जिनका कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। दरअसल जब डेक्स्टर 3 साल का था तो इसके सामने इसकी माँ का कत्ल हुआ था और ये हादसा उसके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जिसकी वजह से ये समाज से सारी बुराई मिटाना अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लेता है। अब यहाँ पर हम सभी के लिए एक सीख है। हम लोग इन वेब सीरीज से, इन फिल्मों से क्या सीख लेते हैं, ये हम सब पर डिपेंड करता है। अब कहने को तो डेक्स्टर समाज से बुराई मिटाने के लिए कत्ल कर रहा था, मगर आफ्ताब ने इससे क्या सीख ली कि किसी भी मर्डर को फूल प्रूफ तरीके से कैसे अंजाम देना है। यही नहीं, खून के धब्बे मिटाने के लिए भी आफ्ताब गूगल की मदद लेता है और कई तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल करता है। मर्डर के बाद आफ्ताब इतना कॉन्फिडेंट था कि उसी घर में, उसी कमरे में अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है। हर रोज जॉब पे जाता है, शाम को 6-7 बजे लौट कर आता है। रोज डेटिंग एप्स पर दूसरी लड़कियों से बातें करता है, यहाँ तक कि कई लड़कियों को तो घर पर भी बुलाता है। सोचे कि एक तरफ फील्ड में लाश पड़ी है और दूसरी तरफ वो लड़कियों को अपने घर पर बुला रहा है। आए दिन स्विगी से अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी पछतावे के वो अपनी रूटीन लाइफ जीता है। 6 महीने तक
आफ्ताब के लिए सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर उसका काम बिगाड़ता है सोशल मीडिया। दरअसल जहाँ पर सोशल मीडिया के काफी नुकसान है, तो वहीं कुछ फायदे भी हैं। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, उस पर रेगुलर पोस्ट डालते हैं, लाइव अपडेट्स देते हैं। अब मान लीजिए कि दो इंसान हैं, बहुत क्लोज हैं, लेकिन आपस में ज़्यादा टच में नहीं है, मगर एक इंसान है जो अपने रेगुलर पोस्ट डालता है, लाइव अपडेट देता है, और ये देख के दूसरे इंसान को तसल्ली हो जाती है कि चलो दूसरा इंसान जहाँ पर भी है अपनी लाइफ में सुखी है। ऐसा ही कुछ हुआ श्रद्धा के साथ, जब उसने अपने लाइव अपडेट्स और पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने बंद कर दिए तो उसके पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर श्रद्धा का एक दोस्त था लक्ष्मण, जो उसके पिता से भी रेगुलर कांटेक्ट में था। तो श्रद्धा के पिता लक्ष्मण से कांटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है। अब लक्ष्मण बताता है कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में काफी झगड़े होते थे। ये सुनकर श्रद्धा के पिता दिल्ली आते हैं और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आफ्ताब और श्रद्धा काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, मगर दोनों में काफी झगड़े होते थे और अब काफी समय से श्रद्धा गायब थी। इसके बाद पुलिस आफ्ताब को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को आफ्ताब ने यह भी बताया कि कैसे वो श्रद्धा के चेहरे को संभाल के रखता था, हर रोज उसका मेकअप करता था, हर रोज उसको देखता था और कई बार उसे थप्पड़ भी मारता था। इससे आफ्ताब की दिमागी हालत पता चलती है, शायद वो साइकोपैथ था या फिर हैवानियत की उसने सारी हदें पार कर दी थी। अगर उसे लॉ एंड ऑर्डर का जरा भी डर होता तो वो ऐसा काम न करता। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वो एक हफ्ता पहले श्रद्धा को मार देता, मगर तब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी। कुछ लोग हैं जो इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू, मगर अभी इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि लव जिहाद में फोर्स कन्वर्जन होता है। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना दिया जाता है, उनसे शादी की जाती है और बच्चे पैदा करे जाते हैं। मगर इस केस में उल्टा था, यहाँ पर हिंदू लड़की जो श्रद्धा थी वो आफ्ताब को बोल रही थी कि वो शादी कर ले, मगर आफ्ताब मना कर रहा था। अगर हम मान भी लें कि एक लव जिहाद का मामला है, तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। अब यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। क्या हम आज सोशल मीडिया के जरिए लोगों पर विश्वास कर सकते हैं? लोग जो मुखौटे पहनते हैं उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग आज सोशल मीडिया के जरिए अपने लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हैं। दूसरा है कि हमें डोमेस्टिक अब्यूज और उससे मिले वार्निंग सिग्नल्स को पहचानना होगा। जब श्रद्धा वापस मुंबई आ जाती है और उसके पिता भी शुरू से इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, तो फिर श्रद्धा दिल्ली क्यों आती है? क्या कोई सोसाइटल प्रेशर था या फिर प्यार की मजबूरी? सोसाइटल प्रेशर का मतलब कि शायद श्रद्धा ने सोचा हो कि मैंने एक लड़के से प्यार किया, अपनी मर्जी से किया, अगर मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि आई एम अ लूजर। ऐसा बहुत से मामलों में देखने को मिलता है। अगर उस समय श्रद्धा ने सोसाइटल प्रेशर में ना आकर दिल्ली जाने का फैसला ना किया होता तो आज वो जिंदा होती। तीसरा, आज चारों तरफ इस मर्डर के लिए आउटरीच हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें आफ्ताब के भी 35 टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिनों बाद सब इस केस को भी भूल जाएंगे, जैसा कोविड के साथ हुआ या फिर कई और केसेस के साथ भी होता है। लेकिन आज हमें जरूरत है एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जिससे एविडेंस कैप्चर हो सके, ऐसे लीगल सिस्टम्स की जिनसे एक सॉलिड केस बन सके, और एक टाइम बाउंड मैनर की जिनसे ऐसे सीरियस केसेस में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, ताकि आगे जाकर लोगों और क्रिमिनल्स में एक डर रहे कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें सख्त से सख्त सजा होगी और किसी भी तरह की कोई माफी नहीं मिलेगी। तो आज हमें जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इस केस से जुड़ी हुई अवेयरनेस मिल सके।